हेलो सभी को गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। हल्ला नहीं करिए, सबको मिलेगा। ए बैठिए बैठिए बैठिए, हेलो बैठिए। मिलेगा सबको। मिलेगा, सबको मिलेगा। लाइव है। पेन कहाँ है पेन? रोहित, इसका पेन नहीं है? ये क्या है? हो गया, पीडीएफ मिल गया सबको? मिलेगा मिलेगा, सब बैठिए ना, सबको मिलेगा। खत्म हो गया क्या? कौन है? उनको खड़ा कीजिए तो। हेलो ए, खड़ा होइए आप। खड़ा होइए। ए आप अपने जगह बैठिए जहाँ पर है। सभी जिनका जगह वहीं पर बैठिएगा। आपने नहीं, आप बैठिए। आप 3 पीस क्यों लिए? चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। स्टार्ट करें। पीडीएफ लेके क्या लगता है रिजल्ट हो जाएगा? पीडीएफ से रिजल्ट होता तो दुनिया का ढेर सारा नोट्स और दिल्ली से लेकर भरमार है मार्केट में। और एनसीईआरटी किताब खुद है, उसी से बनाया गया है ये। एनसीईआरटी किताब आप लोग के पास, एससीईआरटी किताब आप लोग के पास नहीं है? क्लास 10th का हूबहू लाइन बाय लाइन सारा एससीईआरटी का ही पूरा पीडीएफ है। फिर भी उसके लिए ऐसा मार कर रहे हैं। वो ज्यादा जरूरी है कि दिमाग में जो चीज रहेगा वो? पीडीएफ से रिजल्ट हो जाएगा। और पीडीएफ पीडीएफ लेने का तरीका आप लोग का बिल्कुल गलत है। ऐसा मछली बाजार बनाते हैं आप लोग कि लगता है कि पीडीएफ ही दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। पिछला पीडीएफ का सारा लाइन बाय लाइन याद है? कितने लोग हाथ उठाइए, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन। कोई भी पीडीएफ का, किसी भी सब्जेक्ट का हाथ उठाइए। एक भी स्टूडेंट ने क्या करेगा पीडीएफ का? अगरबत्ती जलाइएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए मर रहे हैं, और जो रिजल्ट देने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई के अप्रोच को नहीं बदलिएगा ना, तो अगले साल फिर यहीं उपस्थित हो गया एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ये गारंटी हम देते हैं। अगर पीडीएफ के चक्कर में ऐसे ही रहिएगा तो अगले बार फिर आप उपस्थित होइएगा कि सर इस बार 1 नंबर के लिए मेरा छूट गया, अगले बार फिर तैयारी करेंगे। अगर अपने पढ़ाई के अप्रोच को नहीं बदले तो। अगर ये पीडीएफ देने का पर्पस नहीं होता मेरा, तो आप लोग को पीडीएफ मिलता? अरे पीडीएफ देने के लिए तो लाए हैं उसको। आराम से कितना बार समझाएं आप लोग के टीचर के अंदर, टीचर का क्वालिटी तो लाइए अपने अंदर। अच्छा आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर का, उसके जैसा आपको दिखना भी तो चाहिए ना। लगने से कोई भी देखेगा बाहर वाला, हम ऊपर से नीचे लगा झगड़ा हो गया है, जल्दी से आ गए, 2 मिनट बाद हमको आना था, हम जल्दी से आ गए, लगता है कहीं कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया। किसके लिए? पीडीएफ के लिए। और पीडीएफ कितने लोग को याद होगा? हम देखते हैं कितना कितना पढ़ते हैं आप लोग। हम तो बोल ही रहे हैं ओपन चैलेंज कि पिछला जो पीडीएफ मिला है हमारे ही सेक्शन का या जो सेक्शन का, बोलिए आप किसी को है कि हाँ सर हमें पढ़ लिए हैं सारा। पूछेंगे 5 क्वेश्चन। पूछिए नहीं, हाथ उठा के बेइज्जत करेंगे ना उसको, ऐसे थोड़े। ऑनलाइन यहाँ ला के 5 क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं तो पढ़िए बढ़िया से, ऐसे थोड़े आसानी से थोड़े हो जाएगा। अब स्टार्ट करें। सर आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। पढ़ाई से भी पहले जरूरी होता है एक अच्छा आदमी बनना।
एक अच्छा नागरिक बनना और एक अच्छा विद्यार्थी बनना। वो विद्यार्थी का क्वालिटी आपके अंदर अगर नहीं दिखेगा, नहीं मिला आप लोग को? हेलो, नहीं मिला? पीडीएफ मिला क्या? क्या ऑप्शन? पत्नी भी आएगी तो बोलिएगा 4 ऑप्शन दीजिए, कौन वाला लेंगे? हर चीज में ऑप्शन ही चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो बोल रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। बीपीएससी के स्टूडेंट बनने आ रहे हैं, बीपीएससी के जैसा बन जाइए। नहीं तो बीपीएससी के स्टूडेंट तो कहीं से भी दिख नहीं रहे हैं। इस तरह से अनडिसिप्लिन होइएगा तो सच में नहीं है सर। अभी भी देखिए पीछे बात करने में लोग लगे हुए हैं। पढ़ाएंगे सर, पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए तो आए हैं। पढ़ाने से पहले आपको आदमी तो बना दें। आदमी का एक भी गुण नजर आएगा तब तो पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज आदमी बनिए। स्टूडेंट का लक्षण होना चाहिए सबसे पहला डिसिप्लिन। एक भी चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा, और आ जाएगा तो कर्ण के जैसा मेन समय में आपके भगवान उसको क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। सारी शक्तियां रहेगी, और जब युद्ध भूमि में जब जरूरत होगा ना, याद करते रहेगा, वो दिमाग से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हाँ, नहीं, आप टीचर का श्राप लगता है कभी? अगर श्राप होता तो खूब मारता है बच्चा में, याद कीजिए। तुम पढ़ नहीं पाएगा, हमको खूब मारे थे टीचर, मार मार के इतना गर्दा उड़ा दिए थे। तो ऐसा थोड़े है कि श्राप लग जाता है, कोई श्राप व्राप नहीं दे रहा है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग टीचर वाले हरकत कर रहे हैं? लग रहा है भाभी टीचर है। और जब आप लोग टीचर बनिएगा तो यही चीज आपके बच्चे लोग करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और ये सबको नोट्स मिल गया? इतना बोलने का जरूरत था हमको? शांत से बैठे रहते, नहीं मिलता, आते या बोलते सर हमको नोट्स नहीं मिला। हम नहीं दिलवाते तब ना आपको बोलते कि सर नोट्स नहीं मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छा कर दी आप लोग। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे आज हिस्ट्री है 10th क्लास का। इसमें लगभग 8 टॉपिक है आपका। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, वही टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा है आपका समाजवाद और साम्यवाद। तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा है भारत में राष्ट्रवाद। ये भारत में राष्ट्रवाद मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का कड़ी है ना, बहुत कम चैप्टर है, इसमें 67 से 107 101 पेज तक ही है। मुश्किल से हमको लगता है 40 पेज के अंदर का चीज है जो राष्ट्रीय आंदोलन है। और उस 10th क्लास के बुक से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक ही पेज से 2-2 प्रश्न पूछ दिया है। एससीईआरटी का ही हम बात कर रहे हैं, एक ही पेज से 2-2 प्रश्न भी पूछे गए हैं एक ही पेज में। मात्र 40 पेज है, और वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका। शहरीकरण और शहरीकरण जीवन है, शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसमें जो हिस्ट्री का पार्ट में आपका जो पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा सर? यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले भी हम लोग क्लास 9th 8 जो पढ़े थे वहां भी कुछ पार्ट आया था इसमें। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उसका क्या क्या कारण था, और राष्ट्रवाद कैसे आया, उसके पीछे कौन कौन सा लॉजिक था। तो देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति सोचना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र के प्रति सोचना। आप किस रूप से सोचते हैं? एक हो सकता है उसके पीछे रीजन हो क्या? भौगोलिक। भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र सीमा जब होता है तो आपको समझ में आता है कि ये हमारा राष्ट्र है। जैसे आप नॉर्मल अपने अनुसार सोचिए कि आपका घर है, सपोज करिए ये आपका घर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका घर है। अब आप इस घर में कोई बाहर वाला अगर आकर, जो बाहर का बोरो है वो अगर आकर भारत में आपके घर में एंट्री मारे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए। तो आप क्या करते हैं? आपके घर के सारे लोग मिलके इसको मार के क्या करते हैं? भगा देते हैं। आपके घर के जो सारे लोग मिले वो आपके घर के प्रति क्या है? राष्ट्रवाद। क्या है? तो ये भौगोलिक क्षेत्र को लेकर हुआ। हो सकता है कुछ जगह पर सांस्कृतिक हो सकता है कुछ जगह पर सामाजिक समानता हो सकता है कुछ जगह पर राजनीतिक कारण हो, और ये सारा कारण ही बनाता है क्या? राष्ट्रवाद। जैसे अगर भारत के संदर्भ में हम लोग कोरिलेट करेंगे तो भारत में जो एक क्रांति हुई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। कौन बोला था? उसी को बीटी सावरकर कहते हैं, है ना। तो वो कहे थे कि 1857 की क्रांति हमारी पहली स्वतंत्रता संग्राम थी। लेकिन ये सक्सेस हुआ था कि अनसक्सेस? अनसक्सेस। और वो अनसक्सेस का कारण सिर्फ एक था, राष्ट्रवाद की कमी। क्योंकि उसके डिमांड क्या थे? अलग। उसका स्थान क्या था? अलग। सच्चे लीडरशिप की क्या थी? कमी। जिसकी वजह से वो राष्ट्रवाद नहीं आ पाया, अपने घर को बचाने का जिम्मेदारी उनके पास नहीं आ पाया, और जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक उसी तरह की घटना यूरोप में भी घटित हो रही थी। अलग अलग देश था, अलग अलग लोग थे,
और अपने क्षेत्र अधिकार को बनाए रखने के लिए सब वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी दरमियान हम लोग बाद के समय में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे दो विश्व युद्ध का शुभारंभ हो जाता है। शुभारंभ बोलिए उसको या जो भी बोल दीजिए। तो 1914 से 18 और 39 से 45, और इसी बीच दो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना होता है, एक है राष्ट्र संघ और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 1900, देखिए याद भी नहीं है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920, राष्ट्र संघ 1920, राष्ट्र संघ 1920, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। बताए हुए थे ना, बताइए। राष्ट्र संघ नहीं बताते तो 5 क्वेश्चन और कैसे बताइएगा आप। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? 1789 में। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो आपका ये था निरंकुशता जो था, जो निरंकुश शासन व्यवस्था था, वो निरंकुश शासन व्यवस्था का क्या हो गया? पतन हो गया। और यहाँ एक नया चीज आया जिसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? गणतंत्र व्यवस्था, जहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा उसका चुनाव होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति के तहत 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो हमेशा एग्जाम में आता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये 3 टैगलाइन को हर एक देश ने अपनाया है, इसको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हो गई थी? 1789, 1789। इसमें देखते हैं कुछ आमूल कारण जहां से 1789 का क्रांति जुड़ा हुआ है। सबसे प्रमुख कारण था राजा लुई 16वां, चूंकि हम पहले भी बताए थे लुई 14 था, 15 था, 16 था। लुई 16 के समय में ही 1857 की फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताए थे ना। लुई 14वां का हम स्टेटमेंट पहले बताए थे, जिसके जब क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें हम बताए थे कि उनका स्टेटमेंट था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। तो ये लुई 16वां के समय में वही लिखा है, लुई 16वां का निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था समझते हैं ना, मतलब सिर्फ अपने लिए काम करना या अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करना, सिर्फ अपने लिए सोचना। सामाजिक असमानता, मतलब एक रूप में सभी को बराबर रूप से नहीं करना। जैसे आपसे हम 5 रुपया लिए नोट से, उनको लेंगे 10 रुपया नोट से, उनको देंगे फ्री में। ये सामाजिक असमानता हो गया कि नहीं? आर्थिक असमानता भी हो गया। कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। तो बढ़ती कीमतें, दार्शनिकों की प्रेरणा और मध्यम वर्ग की भूमिका, ये सारे कारण 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, उसमें पॉइंट नोट कर लिए। 1857 की, सॉरी बार बार 1857 आ रहा है। फ्रांस की क्रांति का कारण, फ्रांस की क्रांति का कारण, जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट पॉइंट लिखना है और उसको समझना है। फ्रांस की क्रांति का कारण, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का कारण। पहला कारण लिखना है निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। अब नहीं लिखना है, अब सुनना है। राजा लुई 16वें का निरंकुश शासन और लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज करना ही इसका एक कारण बना था। लुई 16वां का इतना ज्यादा निरंकुश शासन व्यवस्था हो गया था कि लोग उससे परेशान हो गए थे, और उसी के संभवतः ये क्या हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई जो 1789 का। थोड़ा देशभक्ति ज्यादा आ गया मेरे अंदर, 1857 ही याद आ रहा है बार बार, अभी कुछ दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं इसलिए। दूसरा है सामाजिक असमानता, लिखिएगा सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। पहला निरंकुश शासन लिखे, दूसरा लिखिए सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता क्या था? जैसे हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था होता है, वर्ण व्यवस्था होता है, कास्टिज्म होता है, रिलीजियस होता है। अभी जो घटना घटा, जो धर्म के आधार पर शिकार बनाया गया आतंकवादियों का हमला, पता ही है आप लोगों को, बनाया ना। तो ये असमानता को दिखाता है कि आप धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये सामाजिक असमानता में फ्रांस में उस समय में प्रमुख समाज में 3 वर्ग होते थे। कितने वर्ग? 3। तो ये सामाजिक कितने वर्गों में बटे हुए थे? 3 वर्ग। एक वर्ग था कौन? पादरी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट जैसा। दूसरा था कौन? अभिजात वर्ग। और तीसरा था कौन? आम लोग। और आम लोगों को समाज में सबसे कम अधिकार और समान जो प्राप्त था, मतलब जितने भी आम लोग, जैसे हम लोग आम लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा इज्जत नहीं है, उससे ऊपर, उससे ऊपर। तो सबसे ऊपर था कौन? पादरी। उसके बाद था कौन? अभिजात वर्ग। और तीसरा था कौन? आम वर्ग। यानी कितने भाग में बटे थे समाज? तो वहां पर लिखेगा समाज, जो लिखे हैं हेडिंग कि सामाजिक असमानता, वहां पर ऐसे लिखेगा, ऐसे 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 लिखेगा। समाज कितने भाग में बटा था? 3। पहला लिखेगा पादरी, दूसरा लिखेगा अभिजात, और तीसरा लिखेगा आम लोग।
क्या चीज? हाँ वही कुलीन, वही अभिजात ही होता है, एक ही है, उसको उच्च बोलते हैं। जब आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री का एक शब्द आता है आर्य, वैदिक काल में एक शब्द आता है आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, उच्च, सब एक ही शब्द है। मतलब हाई लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो वही है, एक ही शब्द है। पादरी है, अभिजात है और आम लोग है। समझ में आ रहा है? फ्रांस की क्रांति का पहला कारण लुई 16वां का निरंकुशता स्थापित किया जाना। 18 जो आपका 1789 का जो फ्रांस की क्रांति था उसका दूसरा कारण सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मतलब समाज कितने वर्ग में बटे थे? 3। एक था पहला कौन? पहला कौन? पादरी। दूसरा था कौन? कौन था? अभिजात। और तीसरा कौन था? आम वर्ग। उसमें सबसे कम अधिकार किसको दिया गया था? तो वो असमानता के कारण भी ये क्रांति क्या हो गई? शुरुआत हो गई। इसके बाद लिखिएगा आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता को सामाजिक असमानता से जोड़ सकते हैं। आर्थिक असमानता मतलब क्या हो गया कि जो समाज में रहने वाले लोग थे अमीर और गरीब, तो गरीब लोगों को प्रायोरिटीज कम मिलेगा कि ज्यादा? कम। और अमीर लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो सिर्फ लिखना है आर्थिक असमानता। हो गया। इसके बाद बढ़ती कीमतें। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ती कीमतें। बढ़ती कीमतें। बढ़ती कीमतें भी असमानता को लेकर आएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी चीज का कीमत बढ़ा, जैसे अभी आप लोग रोटी खाते हैं, बोलते ही नहीं है, रोटी नहीं खाते हैं। चावल खाते हैं, चावल मतलब जिसको भात बोलते हैं, खाते तो हैं भात ही, लेकिन बोलते हैं चावल, राइस। तो चावल और रोटी का कीमत अगर बढ़ जाए तो इतना बढ़ जाए कि 1 किलो अगर चावल लेना होगा तो उसको 1 लाख रुपया देना होगा। कितना रुपया? 1 लाख। आप लोग में से कितने लोग खरीदेंगे? एक आध लोग हाथ उठाएंगे किसी तरह। अगर उसी का 2 लाख हो जाए तो शायद वो भी ना उठाएंगे, बोलेंगे भूखे रह जाएंगे, लेकिन कहां से खाएंगे, पैसा ही नहीं है। अमीर वाले लोग जो अंबानी होंगे खा पाएंगे कि नहीं? तो यहाँ अमीर बचेगा और गरीब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बढ़ता कीमत जो है फिर से फ्रांस की क्रांति को क्या किया? आग की चिंगारी देने का काम किया। और ये बढ़ती कीमतें ही फ्रांस की क्रांति का एक क्या बन गया? कारण बन गया। तो बढ़ती कीमतें। इसके बाद दार्शनिकों की प्रेरणा। अगला फिलोसफर लोग जो थे, दार्शनिकों की प्रेरणा। थोड़ा सा समय ले रहे हैं हम, 1-2 क्वेश्चन में समय लेंगे, स्टार्टिंग क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इसी से क्वेश्चन आपका अगला पूछने लगेगा, तो स्पीड फिर पकड़ लेंगे, है ना। तो दार्शनिकों की प्रेरणा। जितने भी फिलोसफर हुए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे क्रांति को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। जैसे आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है और उस चीज की जानकारी आपको देगा कौन? बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिसको इस चीज का आइडिया है, तभी ना उस मार्ग प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए। वो लीडर की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण थी। अलग अलग लीडर ने अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग भूमिका को पेश किया और इस प्रकार से ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद लिखिएगा मध्यम वर्ग की भूमिका। नेक्स्ट, मध्यम वर्ग की भूमिका। मिडिल क्लास। हमेशा देखिएगा जब भी कोई क्रांति होगा, कोई आंदोलन होगा, तो उसमें मिडिल क्लास की भूमिका गजब की होती है। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग एक तरह से मिडिल क्लास फैमिली में आ जाते हैं, लगभग छोटा और मिडिल के बीच के आसपास हैं, बहुत बड़ा हम लोग नहीं है। तो हम लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करते। छोटा लोगों को क्या दिक्कत है? मान लीजिए कोई बहुत बहुत इकोनॉमिकल, उस बहुत नीचे है, एक सपोज कर दीजिए कि ऐसा जिसके पास खाने पीने का नहीं है, ठीक, उसको कोई मार दिया सपोज करिए, ज्यादा फर्क पड़ेगा? अगर उसको मार दिया तो उसको लगेगा कि मेरा जीवन यही है, मार खा ली है, कोई बात नहीं है। जो सबसे बड़ा तबके का लोग है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया, अंबानी हो गया, उसको कोई हाथ लगा देगा? लगा ही नहीं सकता है। लगा लेगा? बीच वाला जो होता है मिडिल क्लास, वो क्या सोचता है? वो ले लेता है ईगो पे, ना इधर का है ना उधर का है, वहां पर उसको समस्या होने लगता है और वो हर चीज में ईगो रहता है। जैसे सपोज करिए कि जो एकदम नहीं पढ़ा है, उसको कोई बोले बड़ा अनपढ़ है, जाहिल गवार है, तो उसको बुरा लगेगा? बोलेगा हम तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो एकदम पढ़ा लिखा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच में हल्का हल्का पढ़ा है ना, उसको कुछ बोल दीजिए, फिर उसका तेवर देखिए, खतरनाक, तुम हमको बोल दिया। वो हल्का सा पढ़ा है इसलिए, इसीलिए एक कहावत है, अलगत गगरी छलकत जाए। तो मध्यम वर्ग की भूमिका यहाँ जबरदस्त देखने को मिली। वो राजनीतिक और सामाजिक में तुरंत इन्वॉल्व हो जा रहे थे हर समय में। ये सब कारण, हाँ, ये सब कारण मिलकर एक परिणाम को जन्म दिया, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हो पाई। तो फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी?
1789 में। कारण समझ में आया? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका था किसका? लुई 16वां का। लुई 16वां। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, फ्रांस की क्रांति जो है किसके समय में शुरू हुई? लुई 16वां का। अब एक क्वेश्चन है अगला, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी? वियना। लिख लीजिएगा वियना। ऑस्ट्रिया होता है एक, ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, देश भी है, कंट्री भी है, और ये ऑस्ट्रिया जिसका बात कर रहे हैं ये कंट्री है, ये देश है, यूरोप का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर देखिए चेक रिपब्लिक आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड दिख रहा है, ये जर्मनी आपका दिख रहा है, ये पोलैंड है, ये स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये सब दिख रहा है, ये आपका स्लोवेनिया। ये सारे देश जो है इसके आसपास है किसके? ऑस्ट्रिया के। बोले कि सर इसका ये क्यों लाए आप पिक्चर? इसलिए लाए क्योंकि इसके बाद आगे का पॉइंट में आएगा, इटली का नाम आएगा, देखिए यहाँ पर इटली है, जर्मनी का नाम आएगा, ये जर्मनी है, स्लोवाकिया का नाम आएगा, ये आप स्लोवाकिया है, पोलैंड का नाम आएगा, ये है। तो यूरोप के आसपास के जितने भी देश देख रहे हैं, इन सारे देश की चर्चा अभी थोड़ी देर में होने वाली है। तो इस पिक्चर को दिमाग में रख लेना है ताकि वहां से आपको सुविधा हो कि किस तरह से लोग भौगोलिक कंडीशन से भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? अब देखिए वीना जो है, यहां से फिर एक दो प्रश्न वहां से भी बनता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या बोले? क्या हो गया, काम नहीं कर रहे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। लिख लेना 1815। अब यहां से दो प्रश्न पूछेगा। कौन कौन? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। यहां पर दो क्या क्या है देखिए, एक है वियना कन्वेंशन जो हुआ था वो ओजोन परत को लेकर हुआ था। तो दो प्रश्न आपके आएगा, एक इतिहास वाला आएगा और एक जो आपका पर्यावरणीय क्वेश्चन है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बोलेंगे कौन कौन सा सर क्वेश्चन बन रहा है? तो वियना सम्मेलन दो अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को संदर्भित करता है, जोड़ता है। एक 1985 का वियना कन्वेंशन जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। किसके लिए है? ओजोन परत के लिए। और दूसरा 1815 जो हमारे इतिहास में वर्णन है, वियना कांग्रेस जो नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए लाया गया था। तो आपके दिमाग में जाएगा वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन आते के साथ दो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, एक वियना ओजोन परत को लेकर और एक वियना नेपोलियन यानी जो आपका राजनीतिक है उसको लेकर। तो वियना सम्मेलन से कितना चीज दिमाग में आएगा? दो। एक पर्यावरणीय क्वेश्चन बनेगा जो ओजोन परत के क्षरण को लेकर है, और दूसरा बनेगा आपका कौन? राजनीतिक कारण। तो पहला जो है वियना कन्वेंशन ये हुआ था 1985 में, और जो हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य में पढ़ रहे हैं वो हुआ था 1850 में, 1815 में। इतिहास के परिदृश्य अब पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब वियना सम्मेलन और देके दे देगा 1985 का, इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से था। अब आप फंसेंगे क्यों? क्योंकि आप इतिहास पढ़ के गए हैं। आप बोलिएगा नहीं सर तो हमारे मास्टर साहब पढ़ाए 1815 में हुआ था, ये तो साफ साफ गलत बता रहा है क्योंकि इसका ईस्वी दिया है कितना? 1985। तो 1985 सही है गलत? ओजोन का संरक्षण सही है गलत? सही है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं किसको? 1815 को, जिसका संबंध किससे है? नेपोलियन के युद्ध से। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये दो पॉइंट में बांट दीजिएगा। वियना कन्वेंशन 1985 लिखिएगा सिर्फ, वियना कन्वेंशन 1985 डैश देके इसमें पॉइंट लिखते चलिएगा जो बोलेंगे। लिखिएगा पर्यावरण समझौता, या कैसा समझौता है? पर्यावरण समझौता। वियना कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, वियना कन्वेंशन या सम्मेलन लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वियना सम्मेलन लिख के डाल दीजिएगा। कब का बोले? 1985, 1985 का, 20वीं सदी का। यह एक पर्यावरण समझौता है। सिर्फ एक लाइन लिखना है, पर्यावरण समझौता, बस पर्यावरण समझौता है। फिर उसी का अगला पॉइंट, उद्देश्य, एम क्या है? उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना। पीडीएफ अपलोड है। ओजोन परत की रक्षा करना, लिख लिए? वियना सम्मेलन हम कौन सा बात कर रहे हैं? 1985 का, 1985 का। इसमें क्या बातें हुई है? या कौन सा समझौता है? पर्यावरण समझौता है। कौन सा समझौता है? पर्यावरण। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का जो क्षरण होता है वो किस विधि के द्वारा हम लोग मापते हैं? डॉप्सन। कौन सा विधि के द्वारा? डॉप्सन। और ओजोन का जो स्मेल होता है वहां का किस तरह का होता है? सड़ी हुई मछली का। कैसा होता है? सड़ी हुई। ओजोन परत किस परत का हिस्सा है? समताप मंडल। किसका है? समताप मंडल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन सा परत रोकता है? ओजोन परत। क्लियर है? दो चार क्वेश्चन
साइंस टेक्नोलॉजी में वहां से पूछा जा सकता है। तो वियना कन्वेंशन क्लियर है, कब का? 1985 का, जिसका संबंध किससे है? ओजोन के संरक्षण से लेकर। इस पर 1985 में सहमति बनी थी और 1988 में यह लागू हो गया था। कौन सा? वियना सम्मेलन, जो पर्यावरण से संबंधित है। इसके बाद अगला जो है ये आपका वियना कांग्रेस कौन सा? 1815। तो अगला हेडिंग दे दीजिएगा, वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस 1815, ये हम लोग का ऐतिहासिक परिदृश्य वाला है। यह एक यूरोपीय सम्मेलन है ना, अभी लिखना नहीं है, जो 1814 से 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। लिख लीजिएगा डैश देकर उसमें, यूरोपीय सम्मेलन, यूरोपीय सम्मेलन, यूरोपीय सम्मेलन। फिर नीचे उद्देश्य लिख लीजिए उसका, उद्देश्य। देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध और नेपोलियन युद्धों के बाद, नेपोलियन युद्धों के बाद ठीक है, नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की व्यवस्था को, यूरोप की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, यूरोप की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करना, फिर से व्यवस्थित करना। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो युद्ध था वो, और नेपोलियन युद्ध के बाद जो यूरोप की स्थिति थी उसको फिर से ढालने का ही पर्पस था ये कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था वियना। ठीक है, तो वियना से संबंधित दो घटना आ गया, कौन कौन सा है बताइए तो? एक तो आ गया ओजोन परत का यानी संरक्षण को लेकर, और दूसरा हो गया आपका राजनीतिक, जो हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य में पढ़ रहे हैं, जो नेपोलियन की घटना घटी थी, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी का युद्ध हुआ था, उसको लेकर, हमारे पुनरुत्थान को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला जो हुआ था वो ओजोन को लेकर, वो कब हुआ था? कब हुआ था? और उसके बाद वाला जो बताया वो 1815 में। तो ऐतिहासिक परिदृश्य में 1815, और वहां पढ़ेंगे तो 1985। गणतंत्र और प्रजातंत्र किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति। कब हुआ था? 1789 में, 1789। प्रजातंत्र को एक तरह से हम लोग लोकतंत्र के जैसा बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी। ये गणतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है, मतलब क्या होता है गणतंत्र? क्या भारत एक गणतंत्र देश है? पक्का? क्या भारत एक लोकतंत्र देश है? पक्का? क्या ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है? हाँ है। क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र देश है? नहीं है। तो लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन, प्रजातंत्र भी हो गया प्रजा का शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की परिभाषा दी और कहा जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र उसको कहते हैं जो जनता के द्वारा आगे बढ़ता है सिस्टम। गणतंत्र का मतलब हो गया, गण का मतलब होता है लोग, लोग का समूह। तो गणतंत्र, गणतंत्र मतलब होता है जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, इलेक्शन के द्वारा वो आएगा, ना कि राजा का बेटा राजा होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि वो चुनाव की विधि के द्वारा आएगा। अगर वो चुनाव चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा वो चुनकर आते हैं, यानी डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, वो चुनने वाला जो है उसका इलेक्शन होना चाहिए, तब वो क्या है? गणतंत्र है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है और लोकतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश होते हुए भी एक गणतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पर राजतंत्र चलता है, राजा का बेटा राजा होगा, वहां चलता है ऐसा। ठीक है, तो भारत गणतांत्रिक देश है कि नहीं? तो जब पढ़िएगा संविधान का, उसमें भी आता है विशेषता, उस विशेषता में आगे भारत एक क्या है? गणतांत्रिक देश है। दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किसने किया था? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी इटली का रहने वाला एक नाविक था। गैरिबाल्डी कौन था? नाविक। नाविक समझते हैं ना, उसको कभी कभी भिस्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिस्ती।
ये भिस्ती शब्द का प्रयोग आप देखिएगा जब हुमायूं का वाला चैप्टर पढ़िएगा, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो इतिहास में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, किसी को पता है कब हुआ था? 1540। उस युद्ध के दौरान जब तड़ी पार हो रहा था, सिंध प्रांत जा रहा था, कौन? हुमायूं। तो अपने जान बचाने के लिए ही एक व्यक्ति से मिला था, नाविक भिस्ती से, जिसका नाम था निजाम साहबुद्दीन, जो एक दिन का इतिहास में शासक बना था। कौन? निजाम साहबुद्दीन। उसके बाद हुमायूं 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया, कहां पर? सिंध में। तो भिस्ती का मतलब होता है कौन? नाविक। तो जो इटली वाला जो पोर्शन था, वहां के सारे रियासत को अपने साथ मिलाने का प्रयास किए थे कौन? गैरीबाल्डी। और वहां पर गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किए थे कौन? गैरीबाल्डी। जो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं? नाविक। भिस्ती भी बोल सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप लोग कुलीन बोले ना, कुलीन, उच्च, अभिजात, एक ही शब्द है, उसी तरह शब्दों का चयन अलग कर सकता है। जब भी ऐसा हो इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वहां कुछ आपको मिल जाएगा टर्म। भिस्ती थे, भिस्ती या नाविक थे। नाव चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? भिस्ती या नाविक कहते हैं। किस भारतीय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आप लोग देखिएगा गरम दल और नरम दल के बहुत सारे नेताओं का नाम आता है। उस गरम दल में कुछ नाम आता है लाल बाल पाल। नहीं समझे? ये सीक्वेंस में है, इसके साथ शब्द आता है। लाल बाल पाल घोष नहीं आता है, ये तिकड़ी है तीनों का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गरम दल के बहुत सारे नेता, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। हम बोले तिकड़ी जो चलता है, जो हमेशा फेमस है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है कि लाल बाल पाल का मतलब क्या है। वहां लाल बाल पाल घोष का मतलब कभी देखे हैं पूछते हुए? ये तिकड़ी है तीन लोगों का। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। हम लोग जिस क्रांतिकारी का बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? और लाला लाजपत राय जिस शीर्षक से एक लिखे थे इनके जीवनी को, उसका नाम ही था गैरीबाल्डी। तो ये जिस शीर्षक से, इनका शीर्षक का नाम क्या था लिख लीजिएगा, शीर्षक का नाम ही था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का पेशा क्या था? नाविक। कहां के रहने वाले थे? इटली। कहां के? इटली। और इन पे आधारित जो जीवनी लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में संबंधित है कौन? लाला लाजपत। यही लाला लाजपत राय है जो साइमन कमीशन का क्या किए थे? विरोध किए थे। क्योंकि साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928 में, मुंबई भी आया, लाहौर भी आया, हर जगह वो जा रहा था। तो उस समय में बड़े पैमाने पर विरोध किए थे कौन? लाला लाजपत राय। और उसको उनके सर पर चोट मारा गया था, स्टॉक के कहने पर ना, स्कॉट के आदेश पर क्या मारा था? लाठी चार्ज किया गया था। तभी वो बोले थे मेरे सर पर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के तबूते के किल साबित होंगे। और उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जितने भी क्रांतिकारी लोग रहते हैं, वो टूट पड़ते हैं कि भाई कौन कौन मारा था लाला लाजपत राय को। वो मारने के लिए जाते हैं और मार देते हैं किसको? सॉन्डर्स को, जो बड़ा अधिकारी रहता है वहां का। उस कांड में सॉन्डर्स भी रहता है बड़े। जैसे आप वहां पर पढ़ते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, जनरल ओ डायर और जनरल HR डायर। तो बड़ा अधिकारी और एक छोटा अधिकारी। तो छोटा अधिकारी जैसे चलाने वाला वही ना, उसी ही ना पकड़ाया, लेकिन उसको आदेश देने वाला तो कोई और है। तो उस तरह का वो क्वेश्चन है। तो उसमें जो स्कॉट है उसको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लग जाता है किसको? सॉन्डर्स को। तो सॉन्डर्स हत्याकांड बन जाता है और बाद में उनको सजा भी दे दी जाती है। तो लाला लाजपत राय वही है जिनकी मृत्यु लाठी चार्ज के दौरान होती है, जिन्होंने जीवनी लिखा है किसके नाम पर? और उस शीर्षक का नाम क्या है? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। जर्मनी के बिस्मार्क बहुत ही फेमस है। तो जर्मनी का एकीकरण करने वाले कौन थे? बिस्मार्क। क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क थे, इसीलिए एक शब्द जुड़ गया कि एकीकरण शब्द जब भी आएगा तो दिमाग में क्या चलेगा? बिस्मार्क। वही चीज हमारे भारत में किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का बिस्मार्क कौन है, भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ। भारत का लौह पुरुष कौन है? अगर पूछेगा कि भारत का लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इसने सरदार की उपाधि मिली बारदोली की महिलाओं के द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? 1928 में, यही ना? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, ठीक है।
तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। इसीलिए इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कई रियासतों को मिलाकर एकीकरण करने का प्रयास किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सिर्फ एक ही कारण, क्या, किसके कारण? एकीकरण के कारण, क्योंकि वो भी रियासतों को मिलाने का प्रयास किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत में इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो मंत्रालय कौन सा था? गृह मंत्री, गृह मंत्रालय थे ना। तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जो चर्चा है वो कितने आर्टिकल में है? उप प्रधानमंत्री की चर्चा हमारे यहाँ नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चर्चा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जितने भी सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं वे समय समय पर उप प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेते हैं। और जनरली उप प्रधानमंत्री वही बनता है जो गृह मंत्रालय जिनके पास होता है। जैसे पहला गृह मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए पहला उप प्रधानमंत्री बने कौन? सरदार वल्लभ पटेल। और लेटेस्ट जो लास्ट में बनाया गया था वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और वो लाल कृष्ण आडवाणी अभी लेटेस्ट हमारे उप प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछेगा कि अभी वो लेटेस्ट उप प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि लास्ट टाइम वही बने, उसके बाद अभी तक बने नहीं। अगर बनेगा अभी के आज के डेट में तो कौन बनेगा? मोटा भाई। मोटा भाई मतलब अमित शाह, वही ना बनेगा। खतरनाक है कि नहीं अमित शाह? अच्छा एक बात बताइए कि इस बार जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया कितने लोगों को? क्या उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सम्मिलित है? कंफर्म? पांचों का नाम किनको किनको याद है? हाथ उठाइए। देखिए बस देख रहे हैं, कंपटीशन इतना ही लोग का है, कंपटीशन है ही नहीं। कर्पूरी ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, एमएस स्वामीनाथन है, लालू प्रसाद यादव है, नहीं है? कंफर्म? और नीतीश चाचा, वो भी नहीं है? कंफर्म? लाल कृष्ण आडवाणी, कितने लोग हैं? जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? वुडस्टैग। वुडस्टैग, कहीं कहीं ऐसे भी लिखेगा वुडस्टैग, वुडस्टैग वही है। संसद का नाम है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। इस संसद का नाम कहां पर क्या न पड़ता है? जैसे भारत का संसद का नाम क्या है, ब्रिटेन का संसद का नाम क्या है, नेपाल के संसद का नाम क्या है, बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है, इसको क्या करना होगा? याद करना होगा। ये समझने वाला चीज नहीं। लेकिन भारत के संसद, संसद का मतलब क्या हुआ? कि जहां पर वो कानून बनाया जाता है, यही ना हुआ? संसद का मतलब क्या हुआ? जहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं ये तीन भाग में बटा होता है। एक होता है आपका कौन? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, और एक होता है कौन? विधायिका। कौन होता है? विधायिका। और एक होता है कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका होता है। तो विधायिका काम क्या करती है? मेक द रूल। कानून बनाने वाली बॉडी कौन है? विधायिका। कानून को फॉलो करने वाली बॉडी कौन है? कार्यपालिका। और कानून सही से बन रहा है और फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखता कौन है? न्यायपालिका। और फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन? प्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं? तो चौथा स्तंभ कौन है? प्रेस या मीडिया। क्लियर है? तो कानून बनाने वाली बॉडी कौन है? विधायिका। और चूंकि हमारा भारत जो है वो संघीय के रूप में जाना जाता है, संघीय है ना, हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है ना। अच्छा कितने लोग संघीय शासन प्रणाली का मतलब समझते हैं? हाथ उठाइए, बोलिए। हाँ, जहां पर केंद्र का शासन हो, जहां पर राज्य का शासन हो, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया हो। उसमें और एक शब्द लगा सकते हैं कि जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच जब शक्तियों का बंटवारा किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय प्रणाली बोलते हैं। तो ये विधायिका जो है ये दो भाग में बटा है, एक संघ में भी कानून बनाता है और एक राज्य में भी कानून बनाता है। संघ पे जो कानून बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं संसद, या केंद्र बोल सकते हैं इसको, है ना। केंद्र पे जो कानून बनाता है उसको क्या बोलते हैं? संसद। और राज्य में जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं? तो संसद के कितने भाग? कितने भाग? तीन। संसद के कितने सदन? सदन कितने? संसद के भाग कितने? संसद के अंग कितने? तीन। संसद के सदन कितने? उसी तरह विधानमंडल के भाग कितने? अंग कितने? तीन। और सदन कितने? नहीं होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो उसी तरह हर एक जगह का अपना एक संसद होता है जो कानून बनाती है। जैसे ब्रिटेन में जाइए तो वहां अलग संसद है, वहां पर अलग अलग पार्टियां होती है, जैसे लिबरल पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी होती है। हमारे यहाँ जाइए तो हमारे यहाँ भी पार्टियों का अलग दल रूप बना हुआ है। तो ये संसद है, अलग अलग देश का अलग अलग संसद होता है। तो जर्मनी के संसद का नाम क्या बोले? वुडस्टैग। क्या नाम बोले? वुडस्टैग। क्या नाम बोले? वुडस्टैग। तो वुडस्टैग जो है वो कहाँ की है? जर्मनी की है। रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। कौन किया था?
बिस्मार्क। कहाँ का रहने वाला था ये? हाँ, तो रक्त और लौह की नीति, मतलब ये बहुत खतरनाक थे, मतलब बोलते टिट फॉर टैट। हमारे भारत के इतिहास में भी एक शासक थे जो रक्त और लौह की नीति को अनुसरण किए थे। कौन कौन किए थे? बलबन, नाम सुने हैं? नवरोज प्रथा को शुरू कौन किया था? बलबन। सिजदा पैबस को शुरू कौन किया था? बलबन। चालीसा को समाप्त कौन किया था? बलबन। बलबन ही किया था ना? बलबन। रक्त और लौह की नीति, इसके डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होता, कड़ा रुख अपनाता था कौन? बलबन। उसी तरह था कौन? बिस्मार्क। सारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेने का प्रयास करता था कौन? बिस्मार्क। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में, 1829 में। अब दिमाग में आ गया कि सर एड्रियानोपल की संधि थी क्या, कौन सी ट्रीटी थी, इसमें कौन सा समीकरण था? तो एड्रियानोपल की संधि 14 सितंबर 1829 को हुई थी। जो आपने डेट लिखा है 1829, उसमें जोड़ देना है 14 सितंबर, 14 सितंबर को भी डेट भी याद रख सकते हैं, 14 सितंबर 1829 को हुई थी। यह संधि रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुई थी। लिख लेना पॉइंट देकर, जैसे पॉइंट क्या है? एड्रियानोपल की संधि, तो डैश देकर लिखना है, उसमें पहला पॉइंट क्या होगा? 14 सितंबर 1829। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच, रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच। उद्देश्य, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग का वो पीडीएफ डाल दिया गया, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। उद्देश्य लिखिए, रूस और तुर्की युद्ध या रूसी तुर्की युद्ध, एक लाइन में लिखिए, रूसी तुर्की युद्ध, ब्रैकेट में कर देगा 1828 से 29। तो दो क्वेश्चन बन गया। रूस के साथ तुर्की का युद्ध हुआ था कब? 1828 से 29। तो रूसी तुर्की युद्ध ब्रैकेट में कर देना 1828 से 29 को समाप्त करने के लिए, एड्रियानोपल की संधि हुई थी। समाप्त करने के लिए एड्रियानोपल की संधि हुई थी। जैसे आप लोग भारत के इतिहास और यूरोप के इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कर्नाटक वार पढ़े होंगे आप लोग। कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? 3 कि 4 कि 4 कि 4? 3 अभी सही है। कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? में जो पहला कर्नाटक युद्ध था, दूसरा था, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध पर आधारित था। सप्तवर्षीय मतलब कितना? 7 साल का युद्ध था। और वो 7 साल का युद्ध भारत में कम और यूरोप में ज्यादा था। यानी वो ब्रिटिश हुकूमत और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ी जा रही थी, जिसे इतिहास में कर्नाटक वार के नाम से जाना गया, वो युद्ध का परिणाम आपको देखने को मिलता है हमारे भारत में। कौन सी जगह पर? कर्नाटक वाली जगह पर। कर्नाटक तो एक मोहरा बन गया ना। एक्चुअल में वो लड़ाई किसके बीच हो रहा है? भारत और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। और वो युद्ध कहां हो रहा है? जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर हुआ था। याद है? नहीं याद है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर हुआ था। कौन सा? फर्स्ट कर्नाटक वार, जो एला सापेल की संधि के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया। फिर सेकेंड कर्नाटक वार जो हुआ था, उसमें देखिएगा अलग कर्नाटक को उसमें घसीटा गया, बेसिकली भारत के शासकों को उसमें घसीटा गया था। और उसके तहत पांडिचेरी की संधि हुई थी। पढ़े थे क्या? कौन सी संधि? यानी सेकेंड कर्नाटक वार का समापन एक संधि के द्वारा होता है, जिस संधि का नाम है पांडिचेरी की संधि। थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? सप्तवर्षीय युद्ध से, जो कितने साल का है? 7। और वहां एक प्रमुख संधि होती है पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और उस पेरिस के संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति कहां होती है? यूरोप में। और उसका असर होता है कहां पर? भारत में। तो क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं भारत एक क्या था? मोहरा था। बाद बाकी लड़ने वाले 2 ब्रिटिश थे, 2 यूरोपियन थे, एक ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी। समझ में आया? तो जल्दी से बता दीजिए कर्नाटक वार कितना कितना कितना? पेरिस की संधि वाला में संबंधित है कौन सा? पेरिस की संधि कौन सा? पेरिस की संधि। कुछ विद्यार्थी ना मुख दर्शक बने हुए, मुख दर्शक समझते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है, वाह पिक्चर बड़ा अच्छा चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं, बड़ा मस्त चल रहा है, चलने दो, सब लोग तो बोल ही रहा है, मेहनत क्यों करें। वो बोलने में रुचि नहीं रखते हैं। और अभी डेमो आपको दिखाएंगे, जिनको जिनको खड़ा करेंगे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा और उसके दिमाग में जाएगा सर समझ में नहीं आ रहा है। समझने का क्या बात है भाई? कर्नाटक युद्ध कितना बताए? और समझने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े कि आप आए यहाँ पर हम घोल के दे दिए पानी पी जाइए घोट के, हा आ गया बन गया, ऐसा थोड़े। आपको मेहनत करने का पड़ेगा। ओवरऑल आपके पास है वो मेहनत की कुंजी, आपको करना होगा। 1 घंटे की पढ़ाई में आपको क्या लगता है कि पूरा 10th क्लास खत्म?
आपको ओवरऑल मेहनत करने ही होंगे, और करके उसके बाद जब पॉइंट को पढ़ेगा तब आपके समझ में जाता आएगा। और नहीं आता तो मेहनत तो करिए, मेहनत भी करना नहीं चाहते हैं। दो तरह का स्टूडेंट है, इसके बाद लगता है कुछ नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार है सर, जो बोलिएगा करेंगे, एकदम कुछ भी हो जाए, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप का है। कुछ लोग होता है मेहनत नहीं करेंगे, भगवान करे भगवान निकल जाना, सिर्फ निकल जाएगा, निकल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो दिख रहे हैं बोलते ही नहीं, अभी पूछ रहे हैं पता नहीं है उनको। कर्नाटक युद्ध कितना? 3 कितना? अभी हम आपसे तीनों के ये संधि बता दिए है ना। तो पहला वाला में कौन सी संधि? एला सापेल। नहीं याद रहेगा तो चप्पल याद रहता है, चप्पल याद रखे। कौन सी संधि? चप्पल की संधि। अगर याद नहीं रहे तो, लेकिन ऐसे याद रखना, एला सापेल की संधि। क्या बोले? तो पहला वाला में कौन सी संधि? पहला वाला कौन सा संधि? पहला वाला कौन सा संधि? पहला वाला कौन सा संधि? दूसरा वाला कौन सा? दूसरा वाला पांडेचरी। दूसरा वाला पांडेचरी। दूसरा वाला पांडेचरी। दूसरा वाला पांडेचरी। तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, इसको बोलते हैं रटना। क्या बोलते हैं? इससे पहले जो हम कर रहे थे वो था समझना। क्या बोलते हैं? और बीपीएससी रटने वालों से कम और समझने वालों से ज्यादा रिजल्ट होगा, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट क्या है? ज्यादा। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में घुमाना पड़ेगा। कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था भाई? आखिर कर्नाटक में ही क्यों हुआ? क्या कारण था कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ? बहुत सारे आपके मन में आएगा, तो ये नहीं कि मन में आया तो सर बता दीजिए, तो हम गूगल और ये थोड़े कि तुरंत पूछिएगा और हर चीज बताते चले जाएं। आपको उसके लिए क्या करना है? घर पर जाकर इंटरेस्ट लेना है कि आखिर कर्नाटक वार था क्या। देखते हैं, आज किताब खोलते हैं, किताब खोल के देखिए, बड़ा मजा आएगा। कर्नाटक युद्ध आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट। तो जल्दी से बताइए, पेरिस की संधि का संबंध किस कर्नाटक युद्ध से था? कौन सा? कौन सा? और पांडेचरी का? पांडेचरी का? एला सापेल का? एला सापेल का? तो एड्रियानोपल की संधि जो हुई थी किस युद्ध को रोकने के लिए? देखे, अब दिमाग में सोचिए, ये कहां से पूछ दिए, तब आएगा कि अच्छा बोर्ड में था, और बोर्ड में क्या? एड्रियानोपल की संधि। और इसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? रूस और तुर्की के युद्ध को रोकने के लिए एक संधि शुरू हुई थी जिसका नाम था एड्रियानोपल। और हमको पता है इसमें से 20 से 25 स्टूडेंट ऐसा है जो अभी इस शब्द को बोले नहीं है, और जब तक वो बोले नहीं है ये बोल नहीं पाएंगे। अभी बोर्ड को हटा के पूछेंगे कितने लोग बोल पाएंगे? बोल नहीं पाएंगे। यही सबसे कमी है। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? एड्रियानोपल। क्या बोले? एड्रियानोपल। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? और ये संधि का पर्पस क्या था? रूस और तुर्की के युद्ध को रोकना। रूस और तुर्की के युद्ध को, चूंकि तुर्की को हम लोग बोलते हैं यूरोप का मरीज। क्या बोलते हैं? तुर्की और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1828 से 29। उसको रोकने के लिए एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या था? एड्रियानोपल की संधि। किस भारतीय शासक ने 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। आज थोड़ा रफ्तार कम है, ठीक है ना? आज 12 क्वेश्चन ही है, थोड़ा धीरे धीरे ही, कल से रफ्तार स्पीड हो जाएगा। स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको समझाए बिना निकलेंगे, आप खुद ही आंसर देंगे। जैसे अभी मान लीजिए अगला आ गया कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कौन से संधि के द्वारा हुआ, तो क्या बोलिएगा? अब उसमें कुछ बचा, फिर आएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा, क्या होगा? बोलिए, कुछ बचा? पहला वाला कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा? कुछ बचा? कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? अगर आ गया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? उसको निकालते चल जाएंगे। तो उसी को बोलेंगे स्पीड। स्पीड का मतलब है कि बिना समझाए हुए निकलेंगे, ठीक ना? अब देखिए सब लोग बोल नहीं रहे हैं। अब सबके दिमाग में यही दिमाग होता है, इसी को बोलते हैं दिमाग। खतरनाक चीज होता है, कुछ भी सोच लेता है। अब जैसे ही बोले तो सबको लग रहा है, अब लगता है कल से उड़ाएंगे सर, जल्दी जल्दी खत्म। अरे उड़ाएंगे नहीं। अगर आपको लगता है आप समझ गए तो उड़ने दीजिए। अगर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन एक दिन में बताएंगे। एक क्वेश्चन कितना दिन में? उसका सारे पॉइंट को लिखाएंगे जब तक वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना? और लगेगा कि समझ में आ ही रहा है तो फिर रुकने से जरूरत है? जब चलता है तो गाड़ी को क्या करने दीजिए। कभी कभी आप लोग घर में पढ़ते होंगे, अब पढ़ाई करते करते आपको महसूस होता होगा कि गजब का याद हो रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं याद हो रहा है, पढ़ रहे हैं याद कर, उसी समय स्टूडेंट ब्रेक करता है, दूसरा काम करने लगा। एकदम गलत। जिस दिन ऐसा लग रहा है उस दिन सब काम छोड़ के पढ़ना शुरू करिए, सब काम छोड़ दीजिए, और जब तक पढ़ना हो पढ़ते रहिए, जब तक कि आपका लास्ट में मन ना उब जाए। 2 दिन लग जाए तो 2 दिन लगातार पढ़ते चल जाइए। तबियत खराब हो तो हो, समझिए सरस्वती माता का वास आपके अंदर घुस चुका है, और आपका रिजल्ट कोई रोक सकता नहीं है। वहीं पर स्टूडेंट क्या करता है? रोक देता है। पहले खा लेते हैं तब पढ़ेंगे, मजा आ रहा है। फिर जब खा के आते हैं ना पढ़ने, कहानी क्या हो गया? और सरस्वती माता कहीं और चल गई, बगल वाला पड़ोसी के पास। ध्यान रखिएगा।
तो भारतीय शासक कौन थे? टीपू सुल्तान। देखिए यहां पर देखिएगा, फिर ये युद्ध जो है यूरोपीय लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसको इतिहास में एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो मैसूर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या बोलते हैं सर? यानी आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज, ब्रिटिशियस थे, और ये है आपका कौन? मैसूर। कर्नाटक का एक शहर है कौन? मैसूर। इसके बीच जो युद्ध हुआ था इसको इतिहास में बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। जो टोटल कितने हुए थे? 4। तो कर्नाटक युद्ध कितने? 3। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने? 4। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 69। दूसरा जो कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। और तीसरा वाला जो हुआ था 1790 से 92। और चौथा वाला जो हुआ था 1799 में। तो आपसे पूछेगा कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? कितने हुए? 4। पहला वाला 67 से, दूसरा 80 से, 80 से, 80 से, 80 से, तीसरा 90 से, 90 से, 90 से, और चौथा 1799। चौथा 17। हम लोग जिसका चर्चा कर रहे हैं वो है आपका मैसूर। कौन है? और मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। कौन थे? मतलब स्वतंत्र मैसूर के रूप में हैदर अली। हालांकि इससे पहले भी शासक का नाम आएगा, लेकिन मुख्य रूप से किसका? हैदर अली। और हैदर अली एंट्री करता है 1761 में। कब एंट्री होता है? 1761 में। और ये जब एंट्री होता है तो घुड़सवार के रूप में। किसके रूप में? घुड़सवार मतलब जो घोड़ा हाँकता है, घोड़ा चलाने वाले को क्या बोलते हैं? घुड़सवार। तो हैदर अली की एंट्री किस रूप में होती है? घुड़सवार के रूप में होती है। और हैदर अली का पुत्र है कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली का सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान, जिसको बोलते हैं मैसूर शेर, शेरे मैसूर। क्या बोलते हैं? तो शेरे मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। जैकोबियन एक क्लब हुआ करता था जिसका सदस्य बना था कौन? टीपू सुल्तान। कौन बना था? टीपू सुल्तान। अब ये दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस युद्ध में इनके पिता यानी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु? हैदर अली का विकेट गिर जाता है 1782 में। यानी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से जिसे इतिहास में जाना जाता है वो पद को संभालता है। और दूसरे विश्व युद्ध, फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, और फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में भूमिका रहती है किसकी? टीपू की। लेकिन 1799 में टीपू का भी विकेट गिर जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है कब? 1799। फिर यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि हैदर अली जो मैसूर का संस्थापक था उसकी मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हुआ था ना, यही ना। फिर पूछेगा आपसे टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चौथे वाले में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। अब ये जो युद्ध हो रहा था, ये युद्ध किसके साथ? ब्रिटिशर्सों के साथ था, अंग्रेजों के साथ था। और जाहिर सा बात है जब युद्ध होगा तो उसमें संधियां भी होगी। तो पहले वाले में भी संधि हुआ था, उस संधि का नाम था मद्रास की संधि। तो पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी प्रथम अंग्रेज और मैसूर के बाद साथ जो युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर वार, वो किस संधि के परिणाम स्वरूप बंद हुआ? मद्रास की संधि। कौन सी? मद्रास। फिर पूछेगा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किसके दौरान? मंगलौर। क्या नाम बोले? मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। अब मंगलौर भी कहाँ है? कर्नाटक में। और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथी संधि बताइए कौन सा हुआ था? चौथी संधि किसके साथ होगा? आदमी के साथ ना। आदमी है यहाँ, टीपू सुल्तान का विकेट गिर चुका है तो यहाँ संधि होगा। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भी संधि नहीं होगा। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, सोच सोच के धीरे धीरे बोल रहे हैं। थोड़ा स्पीड क्या हो जाएगा बोलने का? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अभी आप पढ़ लिया, अब दूसरा बार जब बोलेंगे देखिएगा स्पीड क्या रहेगा? बढ़ा हुआ। इसलिए याद रखिएगा, पहला क्या बोले? मद्रास, दूसरा क्या बोले? मंगलौर, तीसरा क्या बोले? श्रीरंगपट्टनम। इसको शॉर्ट में एमएमएस याद रखिएगा। एमएमएस क्या याद रखना है? एमएमएस जो वीडियो बनता है ना, एक रागनी आया था एमएमएस रागनी पिक्चर, नहीं देखे हैं? देखने नहीं बोल रहे हम, सुने हैं ना। तो एमएमएस, एम से क्या हो गया? मद्रास, फिर एम से क्या हो गया? मंगलौर, और एस से क्या हो गया? श्रीरंगपट्टनम। क्या हो गया? श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस मैसूर युद्ध से? तीसरा। मंगलौर का, मद्रास का। क्लियर है? अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय
कौन थे? तो पहले वाला में था वेरेलेस्ट। कौन थे? तो पूछेगा आपसे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? वेरेलेस्ट। समझिएगा जो पहला है वो लास्ट है, जो पहला है वो क्या है? लास्ट है, इसलिए उसमें लगा हुआ है वेरेलेस्ट। क्या लगा हुआ है? वेरेलेस्ट। जो पहला है वो क्या है? लास्ट है। उसके बाद दूसरे में है हेस्टिंग्स। कौन है? हेस्टिंग। तीसरे में कार्नवालिस। कौन है? कार्नवालिस वही है जिसके समय में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हमारे यहाँ लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त की हम लोग क्या बोलते हैं? जमींदारी पर था, इसी को बोलते हैं इस्तेमारी पर था, इसी को बोलते हैं इजारेदारी पर था, इसी को बोलते हैं माल गुजारी पर था। जो किसके समय में? कार्नवालिस के समय में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, किसके समय में? कार्नवालिस। और चौथा वाला हुआ था वेलेजली। चौथा वाला वेलेजली, है ना? याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिएगा। पहला वाला क्या है? लास्ट। उसके बाद हाथ कान जला, जली है ना, तो हाथ कान जला। क्या बोले? हाथ कान जला। तो हाथ मतलब हेस्टिंग्स, हाथ मतलब हेस्टिंग, हाथ मतलब हेस्टिंग, कान मतलब कान, कानवालिस, कान मतलब कानवालिस, जला मतलब वेलेजली, जला मतलब, तो हाथ कान जला। पहला है लास्ट, पहला क्या है? लास्ट। तो पहले वाला का कौन? वेरेलेस्ट। पहले वाले का वेरेलेस्ट, पहले वाले का वेरेलेस्ट, पहले वाले का वेरेलेस्ट। दूसरे का हेस्टिंग, दूसरे का हेस्टिंग, दूसरे का हेस्टिंग, तीसरे का कॉर्नवालिस, तीसरे का कॉर्नवालिस, तीसरे का कॉर्नवालिस, चौथे का वेलेजली, चौथे का वेलेजली, चौथे का वेलेजली। पहला में कौन सी संधि? मद्रास। दूसरे का मंगलौर, दूसरे का मंगलौर, तीसरे का श्रीरंगपट्टनम, तीसरे का टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान? चौथा। और हैदर अली क्या? दूसरा। हैदर अली का दूसरा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 67 से 69। दूसरा 80 से 84। तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भारत में जैकोबियन क्लब की सदस्य स्थापना किसने किया था? अभी बताए थे ना पॉइंट में, टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन हम पहले बता दिए तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, स्पीड हो जाएगा ना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक यानी वृक्ष किसने लगाया था? अभी बताए थे कि नहीं? देखिए यहाँ पर जैकोबियन एक प्रकार का क्लब हुआ करता था जहां पर लोग विचार उचार करते थे, अपना बातचीत करते थे और भी चीजों का एक बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, स्कीम बनाते रहते थे। एक क्लब जैसा था, चलता था वो जैकोबियन क्लब। और ये स्वतंत्रता का वृक्ष था जो क्रांति का निशानी के रूप में रखा गया था, है ना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर किसको बोल दिया हम लोग? टीपू सुल्तान को। देखिए ये सारा पॉइंट बताया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि नहीं। अब देखिए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में। कब हुई थी? 1820 में। इसी को हम लोग करेंगे अगले क्लास में 15 नंबर से, ठीक है। तो आज थोड़ा समय हो गया, थोड़ा कम भी हुआ है हम लोग का, अगले क्लास से थोड़ा स्पीड होगा। स्पीड मतलब पढ़ाएगा ठीक रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा स्पीड में, ठीक है। की सभा यहीं पर समाप्त होती है। ऑनलाइन वाले को किसी तरह की समस्या नहीं ना है? देखिए सर फिर से हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ठीक। आप कुछ भी पढ़िए, बैठ जाइए 1 मिनट 2 मिनट। हेलो सर बैठ जाइए 2 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं समझेगा ओ चंद्रा सर का बात ऐसे ही हवा पानी है, ऐसा नहीं। हम जो बता रहे हैं हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही बताए हैं। हमारे 2 गुरुदेव रहे हैं, उसका नाम हम ले लेते हैं। अभी बीपीएससी में कार्यरत हैं, विजन आईएएस के डायरेक्टर थे अजय कुमार सर, और दूसरा आप लोग शायद जानते होंगे रंजीत सर जो आईएएस हैं। वो दोनों गुरु का आशीर्वाद रहा है, दोनों से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिला। और उसमें पहला यही था कि आप एक स्टूडेंट बनिए, और स्टूडेंट वो भी आप किसके हैं? कमीशन के। और सिविल सर्विसेज स्टूडेंट का मतलब ही एक अलग ओहदा होता है, उस ओहदा के गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाना पड़ता है, जो आपके पास होना चाहिए। एक भी झलक ऐसा ना लगे कि आप रेलवे के विद्यार्थी हैं या आप जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी, कोई भी देखे तो बोल दे एक बार में कि जरूर लगता है सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट है। आप बनिए या ना बनिए डजंट मैटर, लेकिन आपके अंदर वो गुण आ जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जिंदगी में कभी कीजिए या ना कीजिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बार जरूर कीजिए। आप आदमी बन जाइएगा, चाहे आप रिजल्ट हो या ना हो, आप एक ऐसे आदमी बनेगा जो हमेशा सफल रहेगा। सफलता का मतलब क्या है? नौकरी सिर्फ लेना? अरे बाबू मोसाई, जिंदगी बहुत लंबी है और उसमें एक छोटा सा है आपका क्या? नौकरी। उसके जैसा कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छा विद्यार्थी अगर नहीं बन पाए तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। सबसे सर्वोपरि क्या चाहिए?
अच्छा स्टूडेंट बनना, उसके लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा समझना है, तभी। समझ रहे हैं? बोलते ही नहीं है ना, गलत बोलना है, बोलने में भी एक शैली होना चाहिए, हाँ लगे कि हाँ ये पीसीएस का स्टूडेंट है, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट और यही उम्मीद करेंगे अगले बार जब पीडीएफ उडीएफ मिले तो हड़बड़ाना नहीं, अगर नहीं मिला तो हम दावे के साथ बोलते हैं हम आपको पर्सनली हम आपको दे देंगे, ठीक, आप हमसे आके मिल लीजिएगा, लेकिन क्लास में ऐसा हुड़दंग नहीं कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ सच में आप बीपीएससी के स्टूडेंट बन गए। और यकीन मानिए ऐसा करते हुए भगवान साक्षी रहेंगे आपके और आपको वो चीज देंगे जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी लग रहा हो कि हट सर सही फेंक रहे हैं, ऐसा होता है, छोड़ दें आप। कुछ लोग बोर हो रहे हैं क्या सर भाषण कर, अच्छा हम गलत बोले हैं तो बोलिए। चलिए आज की सभा यहीं पर समाप्त। हेलो। करे स्टार्ट करे। कल कहाँ तक थे? हाँ, 4 हो गया था। ये हो गया था। ये कह रहा है कि धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का परिणाम क्या हो सकता है? हिंसा और दंगे होगा। पहले लिखिए। लिख लिए। भारत में आपसे पूछेगा कि सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा? लॉर्ड मिंटो को ना कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। 1909 का अधिनियम याद है, और 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, और पृथक निर्वाचन का बात किया गया था ना। पृथक निर्वाचन का बात किसके लिए किया गया था? मुस्लिमों के लिए, और वहीं पे धर्म के आधार पे बांटा गया था, और बाद में 1919 में सिख को किया गया। ऐसे करते करते तुम्हारा सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत हुआ। तो जनक जो है वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और एक आरक्षित चुनाव प्रणाली होती है और एक पृथक चुनाव प्रणाली होता है।
आरक्षित चुनाव प्रणाली जो आज चलती है, जो पृथक चुनाव प्रणाली थी वो अंग्रेजों के समय में चलती थी। पृथक चुनाव प्रणाली का मतलब ये हो गया कि जिस धर्म का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा या जिस जाति का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा, उसी धर्म का या उसी जाति का लोग उसको वोट देगा। ऐसा जो चुनाव प्रणाली होता है इसको तुम्हारा पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। लेकिन अभी पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं चल रही है, अभी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली चलती है। आप लोग सुने होंगे कि आपके पंचायत में इस बार महिला खड़ा होगी, ऐसा आता होगा मुखिया से। एससी ही होगा, एसटी ही होगा, ओबीसी ही होगा। तो जब ये प्रणाली आती है तो क्या एक महिला यदि खड़ा हुई है तो क्या सिर्फ उसको महिला ही वोट दिया जाता है? क्या सभी लोग देते हैं? यदि ओबीसी को मिला है तो क्या सिर्फ ओबीसी ही वोट देगा? सभी लोग देगा। तो जब एक विशेष जाति या लिंग के आधार पर किसी को दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वोट उसको हर एक जाति के लोग दे, हर एक धर्म के लोग दे, तब वैसी प्रणाली को आरक्षित चुनाव प्रणाली कहा जाता है, रिजर्व इलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। और जब एक ही धर्म के व्यक्ति को उसी धर्म का लोग वोट देगा तब इसको सेपरेट इलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। तो भारत में जो सांप्रदायिकता का शुरुआत हुआ वो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। और अधिनियम पूछेगा तो कौन सा अधिनियम बोलिएगा? 1909 का अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार ना। और ये प्रणाली जो है वो बाद में बंद होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखिएगा, बिहेवियरली देखिएगा, तो भारत में आज भी धर्म के नाम पर वोट गिरवाया जाता है, जाति के नाम पर वोट गिरवाया जाता है। और यदि जाति के नाम पर वोट गिरवाया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट गिरवाया जा रहा है, तो पक्का ये बात है कि उस क्षेत्र में या तो हिंसा होगा या तो दंगा होगा। जाति को जाति से लड़वाने का काम किया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किया जाए। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि धार्मिक आधार पर यदि सांप्रदायिकता का परिणाम यदि निकाला जाए, उसका परिणाम एक ही होता है, हिंसा और दंगा। समझ आ रहा है हर बात? आगे देखिए, संविधान में किसी भी धर्म को मान्यता देने का क्या परिणाम होता है? धार्मिक विभाजन। लिखिएगा, धार्मिक विभाजन। किसी भी धर्म को मान्यता देने का क्या परिणाम होता है? तो धार्मिक विभाजन। और यही कारण बना कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का बात किया गया है ना। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य के लिए यानी सरकार के लिए जो सभी धर्म एक समान होगा। मैं फिर बता रहा हूं, भारत का पंथ निरपेक्षता का परिभाषा कुछ अलग है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का धर्म है, लेकिन राज्य के लिए सभी धर्म समान होगा, ये बात कहता है। यदि राज्य का कोई धर्म नहीं होता तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता ही नहीं। लेकिन भारत में राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है। तब ना लॉकडाउन में आपको मंदिर जाने से मना कर दिया गया। करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता का परिभाषा है वो ये है कि राज्य के लिए, यहाँ राज्य का अर्थ सरकार है, सरकार के लिए सभी धर्म जो है वो बराबर होगा। राज्य कभी भी किसी स्पेशल धर्म को पकड़ के नहीं चलेगा। राज्य के लिए जितना हिंदू उतना ही मुस्लिम, उतना ही सिख, उतना ही ईसाई, उतना ही जैन, उतना ही बौद्ध। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर स्टेट। दैट मीन्स जितना भी तुम्हारा धर्म है सभी बराबर है। हमारा राज्य का पंथ निरपेक्षता का परिभाषा यही कहा जाता है। तो यदि आपका कहे
कि किसी भी धर्म को मान्यता देने का क्या परिणाम होगा। तो मतलब राज्य यदि किसी एक स्पेशल धर्म को लेके चलेगा तो इसका मतलब है कि राज्य उस देश में, उस क्षेत्र में धार्मिक विभाजन कर रहा है। और यहां पे कहने का मतलब यही हो रहा था। बड़े भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव क्या है? असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लिख लिए, आगे बढ़े। लैंगिक असमानता का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में देखा जाता है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाता है और भारत इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रहा है। भारत से बढ़िया उदाहरण आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है पूरे विश्व में। लैंगिक आधार पर यदि कुप्रथा का बात करें तो भारत जो है वो सदियों से लैंगिक आधार पर अलग अलग प्रथाओं को, कुप्रथाओं को चलाया है। जैसे सती प्रथा ध्यान में होगा आप लोगों को। सती प्रथा लिंग आधारित भेदभाव था कि यदि किसी महिला की हस्बैंड मर जाता है तो उसको उसके हस्बैंड के साथ जलाया जाता था। बाल विवाह देखिए, तो बाल विवाह सबसे ज्यादा यदि हुआ भारत में, तो हालांकि पुरुषों का भी हुआ, लेकिन बाल विवाह का यदि सबसे ज्यादा शिकार हुआ तो महिला हुई। लिंग आधारित भेदभाव को यह भी बताता है। विधवा पुनर्विवाह का जब बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह पहले नहीं था। 1856 में अधिनियम बना विधवा पुनर्विवाह का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और देखिए तो पहले क्या था कि पहले बहुपत्नी प्रथा थी। हालांकि जब हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता में बहुपति प्रथा था। बहुपति प्रथा का मतलब एक महिला 2, 3, 4, 5 शादी कर सकता है। लेकिन बाद में महिलाओं के लिए लिंग आधारित जो भेदभाव की शुरुआत हुई, उसके बाद भारत में बहुपत्नी प्रथा चली कि एक पुरुष जो है वो 2, 3 शादी कर सकता है। और पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में होता था कि तुम्हारे पास जितना पैसा, तुम्हारे पास उतनी बीबी। राजघरानों को देख लीजिए, राजतंत्र जब देखिएगा भारत का, बिंबिसार को ही लीजिए, बिंबिसार को। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार ने राज्य को हड़पने के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया था और बड़ा तेज आदमी था वो इसने लड़की को ज्यादातर देखता था जो भाई ना हो, उसको जो सिंगल हो, और बाद में उससे शादी कर लेता था। और उसका क्षेत्र जो है तुम्हारा वो अपना घर जमाई कह सकते हैं। अब यदि एक बाप को एक ही बेटी है, ना उसका बेटा है ना कोई और बेटी है, तो चला वैसन वैसन आदमी खोजते रहता है कहाँ मिल जाए ऐसा। और बाद में शादी करेंगे तो अपना जो पिताजी का है है सो है, जो दूसरा पप्पा है उसका भी जो है तुम्हारा वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा। तो बहुपत्नी प्रथा चली। और महिला का देखिए, महिला के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता था। एक तो सती प्रथा से जो महिला बच गई, बाल विवाह में समझिए ना, 12-13 साल की उम्र में शादी करवा दिया जा रहा है, वो भी 40 साल 50 साल बुढ़वा के साथ। 12 साल 13 साल की बच्ची जिसका उम्र खेलने का है, उसका शादी करवाया जा रहा है 50 साल के साथ। बुढ़वा कब तक जिंदे रहेगा? हो 10 साल 12 साल और जिंदा रहेगा, मैक्सिमम 70 तक, 20 साल और रहेगा। मान लीजिए कि जब तक लड़की का उम्र हुआ शादी वाला तब तक तो बूढ़ा हो गया वो, अब बुढ़वा मर गया और बाद में वो लड़की को बोलता था कि चलो तुमको भी जलाया जाएगा।
बताइए कि एक लड़की को, एक जिंदा महिला को बुरबा के साथ, उसी डेथ बॉडी के साथ तुम्हारा सुला करके, बांध करके मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। अब मान लीजिए कि जो महिला भाग भी गई, उसको ता उम्र जब तक वो जिंदा रहेगी उसको किसी से बात करने का परमिशन नहीं मिलेगा, जो समाज में होता है। किसी से बात करेगी तो उसके कैरेक्टर पे तुरंत चल जाया जाता है। लड़का करे तो कोई बात नहीं, लड़की करे तो बहुत खराब। तो बात वही हुई कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो, बात यहां पे यही हुआ। और बात देखिए, आज भी भेदभाव हटा नहीं है। आज भी यदि आप रूरल इलाके में जाते हैं, ग्रामीण इलाके में जाते हैं, आज भी इस सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। आज भी गांव, यही पटने में जितना लड़की रहती है, तो पटना में मान लीजिए 8 बजे 10 बजे रात में निकल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका हिम्मत नहीं है कि अपने घर पे रह करके, गांव में रह करके 10 बजे रात में निकल जाए। क्यों? क्योंकि सामाजिक एक सोच है, एक विचार बना हुआ है, और ये विचार नहीं हट सकता है। तो तुम्हारा लिंग के आधार पर जो है, तुम्हारा लैंगिक असमानता का जो सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है, वो सामाजिक भेदभाव देखा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। धार्मिक समुदाय का आपसी निरादर किसको जन्म देता है? सांप्रदायिकता को जन्म देता है। लिखें, पक्का है कि एक धर्म से दूसरे धर्म को यदि लड़ाया जाए, एक जाति को यदि दूसरे जाति से लड़ाया जाए, एक वर्ग को यदि दूसरे वर्ग से लड़ाया जाए, आपको क्या लगता है वहां प्रेम बरसेगा? वहां तो तलवारें बरसेगी। तो क्वेश्चन यहां पे यही कह रहा था कि भाई साहब, धार्मिक समुदाय का आपस में यदि निरादर हो तो भाई साहब उससे एक ही चीज जन्म ले सकता है, और वो क्या लेगा? सांप्रदायिकता जन्म लेगा। आगे देखिए, 1956 में सिंगली को क्या, देखो गलती कर दिया है, श्रीलंका का राजभाषा, श्रीलंका का राजभाषा लिख लीजिएगा। लिखे, 1956 में श्रीलंका का राजभाषा किसे बनाया गया था? सिंगली को बनाया गया था। तमिल को कहा जाता है कि दरकिनार किया गया। उत्तरी श्रीलंका में तमिल भाषी वाले ज्यादा लोग थे, और तमिल को दरकिनार करके एक धर्म को पकड़ा गया और एक भाषा को पकड़ा गया। धर्म जो पकड़ा गया श्रीलंका में, वो बौद्ध धर्म को, और जो भाषा को लिया गया आधिकारिक तौर पे, किसको लिया गया? सिंगली को लिया गया। भारत का यदि राज्य भाषा आपसे पूछेगा, भारत का राज्य भाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? हिंदी ना? क्या बोलिएगा? हिंदी। और आपसे पूछेगा कि भारत का जो राजभाषा हिंदी है, इसे कब अपनाया गया था, तो क्या बोलिएगा? 14 सितंबर 1949 को ना। एक अनुच्छेद पढ़िएगा, अनुच्छेद 343, और अनुच्छेद 343 यह कहता है कि भारत का, लिखिएगा, लिखिए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, लिखिएगा, संघ का आधिकारिक भाषा, संघ का आधिकारिक भाषा, संघ का आधिकारिक भाषा हिंदी, संघ का आधिकारिक भाषा हिंदी, और हिंदी भाषा को
हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में संघ का आधिकारिक भाषा हिंदी और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में अपनाने का बात किया गया है, अपनाने का बात किया गया है, अपनाने का बात किया गया है, अपनाने का बात किया गया है। हालांकि 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 अनुच्छेद 343 क्लोज 2, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 क्लोज 2, इसको कहते हैं क्लोज, अनुच्छेद 343 क्लोज 2 यह कहता है कि अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य के रूप में, आधिकारिक कार्य के रूप में, आधिकारिक कार्य के रूप में, आधिकारिक कार्य के रूप में संविधान के लागू होने से, आधिकारिक कार्य के रूप में संविधान के लागू होने से, संविधान के लागू होने से अगले 15 साल तक, अगले 15 साल तक, अगले 15 साल तक प्रयोग किया जाएगा, अगले 15 साल तक प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हिंदी को जब राजभाषा माना गया तो साउथ इंडिया के जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि आधिकारिक रूप से जो कार्य किया जाएगा संसद में या न्यायालय में, उसमें हिंदी जिसको समझ न आए वो क्या करेगा। तो उसी समय अनुच्छेद 343 क्लोज 2 जोड़ दिया गया और उसमें कहा गया कि अगले 15 साल तक, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद 15 साल तक, यानी 1965 तक, 65 तक जो है वो अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 1955 में कहा जाता है कि एक राजभाषा आयोग बना, लिखिएगा राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग 7 जून 1955, 7 जून 1955। आपसे पूछेगा राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो क्या बोलिएगा 7 जून 1955, 1955, 1955। तो 1955 में राजभाषा आयोग बना और राजभाषा आयोग ने कहा कि यदि 1965 के बाद इंग्लिश को हटाया जाता है, अंग्रेजी को हटाया जाता है, तो फिर भारत में बवाल होगा भाषा को लेकर के। एक राजभाषा अधिनियम बनाया गया 1963 में, लिख लीजिएगा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। लिखिएगा राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, राजभाषा अधिनियम 1963 में अंग्रेजी भाषा को
1965 के बाद भी 1965 के बाद भी 1965 के बाद भी प्रयोग में लाने की बात कही गई, प्रयोग में लाने की बात कही गई। राजभाषा अधिनियम 1963 में 1965 के बाद भी अंग्रेजी को प्रयोग में लाने की बात कही गई, क्योंकि सबको पता था कि 1950 में जो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और महज 15 साल के लिए इंग्लिश के रूप में कार्यकारी जो कार्य होगा उसको प्रयोग किया जाए और 1965 के बाद अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाए और हिंदी को ही लागू किया जाए। तो 1960 के बाद ऐसा लगने लगा कि यदि अंग्रेजी को हटा दिया जाता है तो भारत में भाषा को लेकर के फिर से मार होगी। तो कार्यकारी जो कार्य किया जाए, आधिकारिक रूप में जो कार्य किया जाए उसको हिंदी में ही सिर्फ किया जाए या इंग्लिश में जैसा था वैसा ही रखा जाए। इसीलिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया और राजभाषा अधिनियम में कहा गया कि 1965 के बाद भी जो अनुच्छेद 343 क्लोज 2 में कहा गया था कि 1965 तक ही अंग्रेजी का यूज किया जाएगा, तो इस राजभाषा अधिनियम में कहा गया था कि ऐसा जरूरी नहीं है और 1965 के बाद भी अंग्रेजी को आगे कार्यकारी कामों में, आधिकारिक कामों में प्रयोग किया जा सकता है और वो आज भी चलते आ रहा है। आज भी अंग्रेजी जो है तुम्हारा वो कार्य जो है तुम्हारा जितना भी कार्य आधिकारिक रूप से कार्य होता है उसमें अधिकतर किसका प्रयोग होता है? अंग्रेजी का प्रयोग होता है तुम्हारा। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का यही था मतलब। पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 14 सितंबर। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। तो आप पूरा भारत का जो राजभाषा से संबंधित था वो भी हम आप लोगों को चर्चा कर दिए। सिंगली भाषा बोलेगा तो भारत बोलेगा तो श्रीलंका बोलेगा, श्रीलंका बोलिएगा, क्या बोलिएगा? श्रीलंका। क्लियर है? आगे देखिए, किस आधार पर सामाजिक असमानताएं पूरे समाज में प्रकट होती है? तो सिर्फ यहाँ पे देखिए श्रम विभाजन ही नहीं होगा, और भी विभाजन हो सकता है, लेकिन आपके एससीईआरटी में श्रम विभाजन दिया है, इसको पहले नोट कर लीजिए। लिखे श्रम विभाजन से भी ज्यादा यदि हो सकता है तो जाति हो सकता है। हालांकि यहां जो श्रम विभाजन दिया गया है, थोड़ा सा आप इंटर रिलेट करिए, दिमाग को थोड़ा सा सोचन शक्ति बढ़ाइए। आखिर एससीईआरटी में श्रम विभाजन ही क्यों लिखा गया? सोच पा रहे हैं कुछ? क्या सोच पा रहे हैं? बिल्कुल, जो उत्तर वेदी काल था और वेदी काल था उसमें जन्म के आधार पे बांटा गया था या कर्म के आधार पे बांटा गया था? कर्म के आधार पे बांटा गया था और 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्ण को अलग अलग काम सौंपा गया था, श्रम के आधार पे बांटा गया था। यानी ब्राह्मण का काम होगा ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम होगा रक्षा करना, वैश्य का काम होगा व्यापार करना और शूद्र का काम होगा सेवा करना। लेकिन यह जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था कि आपका जैसा कर्म होगा आपको उस हिसाब से उस वर्ण में रखा जाएगा। तो जब भारत की इतिहास ही शुरू होती है, जब वर्ण व्यवस्था का शुरुआत ही श्रम विभाजन पे रखा गया, और बाद में देखिएगा इसी वर्ण सिस्टम से जाति सिस्टम में बदला, और जाति सिस्टम में भी काम को बांटा गया। कुम्हार का काम कुम्हार वाला होगा, लोहार का काम लोहार वाला होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
मोची का काम मोची जैसा होगा। तो ये जो वर्ण सिस्टम को बांटा गया था, इसी वर्ण सिस्टम से जातिगत प्रणाली भी आई भारत में। और जाति प्रणाली जो आई, ये जो कास्टिज्म आया, जो ये जो कास्टिज्म सिस्टम आया, ये कास्टिज्म सिस्टम को भी जो बांटा गया था वो कहीं ना कहीं श्रम के आधार पे ही बांटा गया। हालांकि अब व्यवहारिक रूप में ऐसा होता नहीं है। अब यदि आप कहते हैं कि श्रम के आधार पे या श्रम के आधार पे बांटा जा सकता है, तो श्रम के आधार पे अब नहीं बांटा जाता है। हालांकि कुछ है, कुछ नहीं भी है। प्रोबेबिलिटी है कि कुछ आपको श्रम के आधार पे भी भारत में देखने को मिलेगा और कुछ बिना श्रम के आधार पे भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ जाति श्रम के आधार पे कहना कि भाई साहब भारत में सामाजिक असमानता है, ये कहना गलत होगा। जाति के आधार पे भी है, आपको भाषा के आधार पे तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लिंग के आधार पे जरूर देखने को मिलेगा। लिंग के आधार पे भी आपको सामाजिक असमानता देखने को मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यवहारिक रूप से देखिए तो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, आजादी से पहले का भारत का हम बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को भोग विलास के वस्तु के समान समझा जाता था। महिलाओं को बस घर के घरेलू काम के लिए ही सोचा जाता था कि बेटी का जन्म हुआ है, इसको खाना बनाना आना चाहिए, घर का काम आना। ये सामाजिक एक भेदभाव को बता रहा है। पुरुषों को घर से बाहर रहने के लिए और महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए। तो मध्यकालीन भारत में या आधुनिक भारत में सामाजिक असमानता जो है वो लिंग के आधार पे भी देखा गया, जाति के आधार पे भी देखा गया, श्रम के आधार पे भी देखा गया। तो सिंगल श्रम के आधार पे कहना जायज नहीं है। हालांकि आपके एससीईआरटी में श्रम लिखा है कि श्रम विभाजन है, तो इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए। आगे देखिए, सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति का कौन सा महत्वपूर्ण पहलू? सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। लिख लिए। आगे बढ़े। सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों की क्यों आवश्यकता होती है? सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए। ये लिख लीजिए। सत्ता में लिखे। लिख लिए। भारतीय संघ राज्य में जम्मू कश्मीर को कौन सा विशेष दर्जा प्राप्त होता है? देखिए ये तो खत्म हो गया है, विशेषाधिकार समाप्त हो गया है ना। अब पूछेगा कब समाप्त हुआ, तो क्या बोलिएगा? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया। 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त कर लिया गया। आगे बढ़े। केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? संविधान से। संविधान से। लिखे। जब संविधान को देखते हैं तो संविधान का भाग 12, टोटली 25 को भाग है। तो जब भाग 12 पढ़िएगा, पार्ट 12 पढ़िएगा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का बात करता है।
यानी फाइनेंशियल रिलेशन का बात करता है। लिखिएगा संविधान का भाग 12, संविधान का भाग 12 भाग 12 जो अनुच्छेद 268 से लेकर के अनुच्छेद 268 से लेकर के जो अनुच्छेद 268 से लेकर के जो अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक 293 तक केंद्र राज्य वित्त संबंध के बारे में बताता है। केंद्र राज्य वित्त संबंध के बारे में बताता है। केंद्र राज्य वित्त संबंध के बारे में, वित्तीय संबंध के बारे में बताता है। लिखिए अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, हाँ अलग से अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का बात करता है। शक्ति विभाजन का बात करता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का बात करता है। अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन का बात करता है। और संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान की 7वीं अनुसूची विषय का बंटवारा, विषय का बंटवारा, विषय का बंटवारा और संविधान की 7वीं अनुसूची विषय का बंटवारा 3 सूचियों में करता है। 3 सूचियों में करता है। पहला संघ सूची, पहला संघ सूची जिसमें 100 विषय है। पहला संघ सूची जिसमें 100 विषय है। दूसरा राज्य सूची जिसमें 61 विषय है, जिसमें 61 विषय है। और तीसरा समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है, जिसमें 52 विषय है। लिखे, लिख लिए। अब हमारी बात को समझिएगा। जो टैक्स होता है, जो कर होता है, और सरकार को जो कर आती है, हालांकि सरकार के पास 3 गो फंड है, 3 गो अकाउंट है। और सरकार के पास जो 3 गो अकाउंट है उसका चर्चा एक अनुच्छेद 266 1 में किया गया है, एक अनुच्छेद 266 2 में किया गया है और एक अनुच्छेद 267 में किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 गो अकाउंट है, एगो एसबीआई का है, एगो पीएनबी का है और एगो तो और जो एचडीएफसी का मान लीजिए 3 गो है।
सेम सरकार के पास 3 गो फंड रहता है। अनुच्छेद 266 एक जो है वो संचित निधि को बताता है। किसको बताता है? संचित निधि को बताता है। जो अनुच्छेद 266 2 है ये तुम्हारा लोक लेखा निधि को बताता है, लोक लेखा निधि को बताता है। और जो अनुच्छेद 267 है इसको आकस्मिक निधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकस्मिक निधि कहा जाता है। तीनों अलग अलग है। भारत सरकार के पास जितना भी टैक्सेशन आता है, फंडिंग आता है, पैसा आता है, वो सारा किस में आता है? संचित निधि में आता है। ये जो लोक लेखा निधि है सरकार का पैसा होकर के भी सरकार का नहीं होता है। इसमें खूब पैसा रहता है सरकार के पास, लेकिन सरकार का पैसा होकर के भी सरकार का नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन किया, मान लीजिए सेलिब्रेशन किया और इस लड़की को जो है वो मान लीजिए कि कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। कोषाध्यक्ष समझ रहे हैं? पैसा रखने वाला। और हम बोले कि ऐसा करिए 200 रुपया इसको दे दीजिए। सभी आदमी 200 रुपया दे दिया। अब मान लीजिए कि 200 रुपया इसके पास गया, पैसा तो सारा इसके पास है। क्या इसके पास पैसा होकर भी इसका पैसा है? नहीं है। इसके पास सारा का पैसा है, लेकिन इसके पास पैसा, इसको बोलेगा कितना अकाउंट में तो बोलेगी लाख रुपया, लेकिन तुम्हारा कितना है तो 200 रुपया, बाद बाकी सब का है। अब मान लीजिए कि खर्चा कर भी ले, मान लीजिए कि खाने पीने वाली है, बाहर जाती है, बिना खाए रहा नहीं जाता इसको। मान लीजिए कि 10 दिन में 1 लाख रुपया खर्चा कर दी। 10-10 हजार उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 1 घंटा में 1 लाख रुपया उड़ा देता है। ये तो मान लीजिए कि 10 दिन में 1 लाख रुपया उड़ाई। लेकिन एक बात बताइए, जब सेलिब्रेशन का टाइम आएगा पैसा मांगा किससे जाएगा? जिसके पास जमा हुआ है। अब भाई साहब इसको तो पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जहां से लाके दे। बोलबो करेगी कि हम खा लिए तो हमसे पूछ के खाए थे। खाई हो तो पैसा दो, क्योंकि पैसा तो तुम्हारा था नहीं। तो सेम सरकार के पास होता है। सरकार के पास पैसा होकर के भी सरकार का पैसा नहीं होता है। वो पैसा लोगों का होता है, हम लोगों का होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब कोई आप लोग सरकारी नौकरी टीचर बनिएगा तो आपका जितना पे स्केल होगा, जितना पेमेंट मिलेगा, उतना आपको सीधे अकाउंट में नहीं आएगा, कुछ पैसा कट के आ गया। अभी जो पैसा कुछ कट के आ रहा है वो कौन रख रहा है? सरकार अपने पास रख रहा है। लेकिन एगो मन में और क्वेश्चन आना चाहिए, यह है हो हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और तुम मेरे अकाउंट में 90,000 दे रहे हो, 10,000 तुम अपने पास रख रहे हो, हम तुम्हारे पास 10,000 क्यों छोड़े? हम वही 10,000 को बैंक में छोड़ देंगे। सेविंग अकाउंट बना करके बैंक वाला हमको उस पर इंटरेस्ट देगा। 2 टाइप का अकाउंट होता है ना, एगो सेविंग और एगो करेंट। तो करेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप तो बोलिएगा ना कि हम 60 साल जॉब करेंगे, अब प्रत्येक महीना 10-10 हजार तुम जमा करके तुम अपने पास रखोगे, तब सरकार कहता है कि चिंता मत करो, तुमको जो बैंक इंटरेस्ट देगा वो इंटरेस्ट हम भी देंगे। तब ना जब रिटायरमेंट होता है तो गद्दी के गद्दी मिलता है। वो आपको क्या लग रहा है जितना मिल रहा है वो सारा पैसा आपका थोड़ी है, आपका पैसा उसमें कम में है। और जो पैसा आधा से जो ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब वो पैसा आपके पैसा पे जो इंटरेस्ट बना है वो सरकार जोड़ के दे रही है। और एगो होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होता है इमरजेंसी फंड, इसका मालिक राष्ट्रपति होता है। अब संचित निधि से जब पैसा निकाला जाता है तो इसमें वोटिंग करवाना पड़ता है। इसमें वोटिंग होगा, चर्चा होगा, तब पैसा निकलेगा। और इसमें कोई वोटिंग नहीं, ये रखा गया है इमरजेंसी के लिए।
कि इमरजेंसी में भाई साहब कुछ तो ऐसा होना चाहिए, जैसे आप लोग पर्स रखते होंगे तो पर्स के साइड में को देखे होंगे छोटा सा कॉर्नर रहता है, नहीं रहता है, उसमें 500 1000 छुपा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो भाई साहब जो सरकार के पास है वो यही है, पर्स का जो छोटका जेब है वो यही निधि है। अब बिहार में बाढ़ आ गया, पैसा बिहार सरकार के पास है ये नहीं है, केंद्र सरकार बोलेगा पैसा दे रहे। अब केंद्र सरकार पैसा देगा, अब मान लीजिए कि संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, पहले इस पे बहस होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर पैसा जाएगा, पता चला पूरा बिहार ही डूब गया तब तक। तो बिना बहस का, बिना वोटिंग का एक अकाउंट होना चाहिए जिससे तुरंत पैसा निकाले और तुरंत खर्चा कर दिया जाए। तो उसी के लिए होता है आकस्मिक निधि। ये जितना बातें अभी हम बता रहे हैं ये केंद्र राज्य वित्त संबंध में बताया गया है और उसी में टैक्सेशन का भी बात किया गया है। तो भारत में जो कर का बात किया केंद्र सरकार, कर लगाने का अधिकार है, वो कौन दे रहा है? तो कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। कौन दे रहा है? तुम्हारा संविधान दे रहा है। क्लियर है? आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलते हैं हम लोग कल। क्या मिलता है? वो संसद विधि बना करके तय करेगा कि ककरा कितना पैसा मिलेगा। समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाला समझा देना, समझ आया कि नहीं आया?